गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न साइंस, ऑफ कोर्स लर्न सोशल साइंस। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो बेसिकली हमारी जो बुक है उसका नाम ही रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है। तो अब तक हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट में तो हम लोगों ने रिसोर्सेज को ही पढ़ा था कि व्हाट इज रिसोर्सेज। तो हम लोगों ने उसमें पढ़ा था कि एवरीथिंग, जो हर वो चीज जो कि एक नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्स कहलाती है। और फिर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 में लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को पढ़ा था। तो अब हम मिनरल यानी कि खनिज और पावर रिसोर्सेज यानी जो पावर्स, जो मिनरल्स, जो पावर जो पैदा करते हैं, जैसे कि कोयल है, पेट्रोलियम है, इन सारी पावर्स के बारे में हम पावर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम अबाउट मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली व्हाट इज मिनरल्स। A naturally occurring substance that has a definite chemical composition is a mineral। कि कुदरती तौर से प्राप्त होने वाला सब्सटेंस, पदार्थ, जो इसकी एक निश्चित रासायनिक कंपोजिशन होता है, यानी कि डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन है, खास किस्म की केमिकल कंपोजिशन होता है, वो क्या कहलाता है? मिनरल कहलाता है। Minerals are found in different types of geological environment under varying conditions। मिनरल्स जो है वो डिफरेंट टाइप की जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि हर जगह नहीं मिलते। मिनरल्स जो है उसके लिए खास जो है भूवैज्ञानिक इन्वायरमेंट होने की जरूरत है और अलग अलग कंडीशंस में हमें प्राप्त होते हैं। मिनरल्स आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। के मिनरल्स जो है टोटली नेचुरल जो है तरीके से नेचुरली हमें मिलते हैं, इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस या ह्यूमन को कुछ करने की, कोई भी काम करने की जरूरत नहीं होती। दे आर कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन। ये किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं और जो है डिफरेंट जो रॉक होती हैं उसके अंदर पाए जाते हैं। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरियाज विच आर नॉट इजीली एक्सेसिबल, फॉर एग्जाम्पल आर्कटिक ओशन बेड एंड अंटार्कटिका। कुछ मिनरल्स ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ जिन तक जो है आसानी से पहुंचा नहीं जा सकता, जो हमारी पहुंच से बाहर है, जैसे कि आर्कटिक ओशन बेड है, अंटार्कटिका है। मिनरल्स कैन बी आइडेंटिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल फैक्टर्स सच एज कलर, डेंसिटी, हार्डनेस। मिनरल्स को जो है हम उनके फिजिकल फैक्टर्स के आधार पर जो है क्लासिफाइड कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, जैसे कि उनका कलर है, उनकी डेंसिटी है, उनका हार्डनेस है, और केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सोल्यूबिलिटी और केमिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि प्रॉपर्टीज के तौर के आधार पर भी हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आप लोगों को मिनरल का एक जो है छोटा सा इंट्रोडक्शन जो है मिल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिनरल्स। कि मिनरल्स के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मिनरल्स आर क्लासिफाइड इनटू मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स। मिनरल्स जो है तकरीबन 3000 से भी ज्यादा टाइप के जो है मिनरल्स जो है वो हमारे अर्थ पे मौजूद हैं, और उनके कंपोजिशन यानी उनकी संरचना, उनकी रचना के आधार पे जो है हम उनको मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के ग्रुप में जो है उनको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर आपका एक फ्लो चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं मिनरल्स मेटालिक, नॉन मेटालिक, और मेटालिक मिनरल्स को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक फेरस और दूसरा नॉन फेरस, यानी लौह अयस्क और दूसरा अलोह अयस्क। तो चलिए आगे पढ़ते हैं मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में, और विस्तार से थोड़ा पढ़ ले, थोड़ा डिटेल में पढ़ ले। तो मेटालिक मिनरल्स होते हैं, अब हम देखेंगे कौन से मेटालिक मिनरल्स होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, क्या कैसे पहचानेंगे हम। तो मेटालिक मिनरल्स कंटेन मेटल्स इन रॉ फॉर्म। मेटालिक मिनरल्स में सिंपल सी बात है, उसमें जो है रॉ फॉर्म में जो है मेटल पाया जाता है। मेटल्स आर सब्सटेंसेस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव अ कैरेक्टरिस्टिक क्लस्टर और शाइन। मेटल्स जो है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और उसकी खासियत ये भी है कि वो शाइन करता है, वो चमकदार होता है। आयरन और बॉक्साइट, मैग्नीज और आर सम एग्जांपल्स, ये उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। मेटालिक मिनरल्स में भी फेरस और नॉन फेरस, जैसे कि हमने पढ़ा कि मेटालिक मिनरल्स वो लौह अयस्क भी हो सकते हैं और अलोह अयस्क भी हो सकते हैं, यानी उनके अंदर लोहा भी पाया जा सकता है और नहीं भी पाया जा सकता। फेरस मिनरल्स आर लाइक आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट कंटेन आयरन। जो फेरस मिनरल्स होते हैं यानी जो लोह खनिज पदार्थ होते हैं वो
उसकी एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि आयरन और मैग्नीज क्रोमाइट कंटेन आयरन, क्रोमाइट में भी जो है आयरन पाया जाता है। A non-ferrous minerals does not contain iron but may contain some other metals such as gold, silver, copper और लीड। एक नन फेरस जो मिनरल होता है उसमें जो है आयरन नहीं पाया जाता, बल्कि दूसरे मेटल्स पाए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और लीड, ये सब जो इसके अंदर पाया जाता है। अब चलिए नन मेटेलिक मिनरल्स किसको बोलते हैं। नन मेटेलिक मिनरल्स डू नॉट कंटेन मेटल्स। नन मेटेलिक मिनरल्स में जो है मेटल्स नहीं पाए जाते। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम आर सम एग्जांपल ऑफ सच मिनरल्स। ये सारे जो लाइमस्टोन है, माइका है, जिप्सम है, ये नन मेटेलिक मिनरल्स के जो है कुछ एग्जांपल्स है। द मिनरल्स फ्यूल्स like coal and petroleum are also non-metallic minerals जैसे कोयल है, पेट्रोलियम है, ये सब भी मिनरल्स ही हैं। ये सब जो है क्या है, नन मेटेलिक मिनरल्स है। तो सिंपली हमें समझ में आ रहा है जिसमें मेटल पाया जाएगा यानी जिसमें धात पाई जाएगी वो मेटेलिक मिनरल होगा। नन मेटेलिक मिनरल जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इन सब ये धात नहीं है, नहीं, ये तो एक लिक्विड की तरह निकलते हैं, तो इनको नन मेटेलिक मिनरल कहेंगे। और मेटेलिक मिनरल को दो आधार पे भी बांटा गया है, एक फेरस, नन फेरस, लोह अयस्क, अलोह अयस्क। लोह अयस्क में जो है उसमें जो है आयरन और पाए जाते हैं, और अलोह अयस्क के जैसे कि वो भी मेटल होते हैं, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सारी चीजें। तो चलिए बच्चों, होप सो कि आप लोगों को मेटालिक और नॉन मेटालिक समझ में आ गया होगा कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स कितने तरह के होते हैं। 2 टाइप्स ऑफ मिनरल्स होते हैं, मेटालिक और नॉन मेटालिक। और मेटालिक भी कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के, फेरस और नॉन फेरस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिनरल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय माइनिंग, ड्रिलिंग और क्वायरिंग। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, अभी हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। यानी मिनरल्स को अब हमने ये जाना कि मिनरल्स को हमने जान लिया कि मेटालिक, नॉन मेटालिक होते हैं, और ये कुदरती तौर से जो है प्राप्त पदार्थ होती है, और ये जमीन के अंदर पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम इनको निकालेंगे कैसे। तो मिनरल्स को हम माइनिंग द्वारा, खदानों को खोद के, ड्रिलिंग और क्वायरिंग करके जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ माइनिंग जो है यानी जो खदानों को खोदा जाता है वो भी 2 तरीके से खोदा जाता है। तो चलिए पहले बाद में हम इनको देख ले। ड्रिलिंग बेसिकली क्या होता है कि मशीनों द्वारा जमीन में जो है गहरे गहरे ड्रिल किए जाते हैं, उनको खोदा जाता है तेल वगैरह निकालने। क्वायरिंग बोलते हैं उत्खनन को। यानी वैसे मिनरल्स को निकालने के लिए क्वायरिंग की जाती है जो जमीन के ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जो जमीन के बहुत ज्यादा अंदर नहीं आते, जिनको जो सरफेस है, जो अर्थ का जो सरफेस है उससे करीब रहते हैं। तो अब माइनिंग भी 2 तरह की होती है, एक ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरा शेफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग और क्वायरिंग एक ही बात होती है कि जो मिनरल्स जो जमीन के करीब होते हैं उनको खोदने के लिए, उनको निकालने के लिए ज्यादा हमें कुछ करना नहीं पड़ता, सीधा सीधा एक ज्यादा गहरा गड्ढा भी नहीं खोदते, उनको वो निकल आते हैं। और शेफ्ट माइनिंग कैसे पदार्थों के लिए किया जाता है, जब जैसे साइंटिस्ट को पता लगा कि इस जगह पे, इस जमीन पे जो है, इस जमीन के नीचे क्या है, वो है मिनरल्स पाए जाते हैं, और फिर ये भी पता है कि जमीन में तकरीबन 100 फुट की नीचाई पे जो है, 100 फुट की गहराई में वो मिनरल्स है। अब क्या करेंगे, 100 फुट का गड्ढा नहीं खोद देते, क्या करते हैं, एक टनल बनाते हैं, एक लंबी सी टनल बनाते हैं। फिर उस टनल से जो है हम वहां तक पहुंचते हैं जहाँ पे जो है मिनरल्स मौजूद है, फिर वहां पे खुदाई करके जो है मिनरल्स को निकाला जाता है। तो इसको शेफ्ट माइनिंग बोलते हैं। आप लोगों ने मूवीज में भी देखा होगा, बड़ी बड़ी सुरंगें खोदी जाती हैं, और ये काफी खतरनाक भी होता है, बिकॉज कोई मजदूर जो है वो अंदर होते हैं, अर्थक्वेक की वजह से या फिर लैंडस्लाइड्स की वजह से ऐसा होता है कि खदान जो है, जमीन जो है दब जाती है, और जो मजदूर अंदर रहते हैं वो अंदर ही दब के मर जाते हैं। अंदर हीट भी बहुत ज्यादा होती है, कभी कभी कोई गैस निकलने की वजह से भी वहां पे मौत हो जाती है। तो आप लोग न्यूज़पेपर में इस तरह की जो है न्यूज़ पढ़ते ही होंगे। तो शेफ्ट माइनिंग खतरनाक भी हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जो है, अभी मैंने आपको ऐसे बताया, अब यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए डेफिनेशन भी लिख दी है एक करके, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा कि हम मिनरल्स को कैसे कैसे निकाल सकते हैं। माइनिंग करके, ड्रिलिंग करके और क्वायरिंग करके। माइनिंग भी 2 तरीके की जाती है, एक ओपन कास्ट माइनिंग और दूसरी शेफ्ट माइनिंग। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग,
तो चलिए एक एक करके इनकी जो है वो पढ़ लेते हैं हम डेफिनेशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल फ्रॉम रॉक्स buried अंडर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड माइनिंग। कि वो प्रोसेस जिससे जो है उन पत्थरों से जो कि जमीन के सरफेस में दबे हुए रहते हैं उनसे मिनरल्स को निकालना क्या कहलाता है? माइनिंग कहलाता है। मिनरल्स दैट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन आउट by removing the surface layer, this is known as open cast mine। मिनरल्स जो कि जमीन की ऊपरी सतह पर रहते हैं और उनको जमीन की जो है ऊपरी लेयर को रिमूव करके इनको निकाल लिया जा सकता है। वो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को ओपन कास्ट माइनिंग कहते हैं। डीप बोर्स कोल्ड शेफ्ट्स हैव टू बी made to reach minerals deposits that lie at great depth, that is called shaft mining। डीप बोर्स यानी गहरे सुरंगे कोल्ड शेफ्ट्स कहलाती हैं। यानी उन सुरंगों को जो मैंने आपको बताया कि अभी टनल बनाई जाती है वहां तक पहुंचने के लिए, उनको क्या कहते हैं? शेफ्ट्स कहते हैं। हैव टू बी मेड टू रिच मिनरल डिपॉजिट दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ। उन मिनरल्स तक पहुंचने के लिए जो कि जमीन की बहुत ज्यादा गहराई में है, उन तक पहुंचने के लिए जो डीप बोर्स यानी गहरे कुएं खोदे जाते हैं, टनल्स बनाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है? दिस इज कॉल्ड शेफ्ट माइनिंग कहा जाता है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस occur far below the earth's surface. Deep wells are bored to take them out. This is called drilling। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है वो जमीन के सरफेस से बहुत दूर होते हैं, बहुत गहराई में होते हैं। उनके लिए गहरे गहरे कुएं खोदे जाते हैं ताकि उनको बाहर निकाला जा सके। तो इसी खुदाई को क्या बोलते हैं? ड्रिलिंग बोलते हैं। मशीनों द्वारा ये की जाती है। Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying। मिनरल्स जो कि जमीन के सरफेस के करीब रहते हैं और उनको सिंपली जो है उनको गड्ढा खोद के जो है निकाल लिया जाता है, वो क्या कहलाता है? क्वायरिंग कहलाता है। देखिए यहाँ पर ये फोटो है, ये तेल निकालने के लिए, समुंदर से तेल निकालने के लिए जो है यहाँ पर पूरा वो लगाया जाता है, इस तरह का सेटअप, और फिर इस तरह ड्रिलिंग करके जो है तेल निकाला जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने अब तक क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़ा और जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के ये हम जो है इंटरनेशनल वर्ल्ड लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ कौन कौन से जो है मिनरल्स पाए जाते हैं। Minerals occur in different types of rocks. Some are found in igneous rocks, some in metamorphic rock, while other occur in सेडिमेंट्री रॉक्स। जो मिनरल्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के रॉक्स में पाए जाते हैं। कुछ इग्नियस रॉक में पाए जाते हैं और कुछ मेटामॉर्फिक रॉक में पाए जाते हैं, जबकि कुछ सेडिमेंट्री रॉक में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर टाइप्स ऑफ रॉक है। होप सो के बच्चों आप लोगों ने क्लास 7 में इनको पढ़ा होगा, तो चलिए इनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इग्नियस रॉक बेसिकली उन रॉक्स को बोलते हैं कि जब ज्वालामुखी फटता है उसका जो लावा बाहर निकलता है, उसका जो लावा बाहर निकलता है और फिर जो वो अर्थ के सरफेस पे आता है और आकर जो वो वहां पर कूल डाउन होता है, ठंडा होता है, तो फिर वो वहां पर जम जाता है और वहां पर जमकर सख्त हो जाता है। वो क्या होता है? इग्नियस रॉक जो है वो कहलाता है। तो इग्नियस रॉक कहलाता है और हम लोग इग्नियस रॉक को प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। वो इस जो दूसरी रॉक्स होती है वो इसी से बनती है। जब इग्नियस रॉक, जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि लावा जब निकल के अर्थ सरफेस पर आ जाता है, ठंडा हो जाता है, तो इग्नियस रॉक बनती है। वो जब जम के जो है सख्त हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? फिर सेडिमेंट्री रॉक बनती है। सेडिमेंट्री रॉक किस तरह बनती है कि जब वो लावा पूरी, मतलब ज्वालामुखी तो पहाड़ टाइप का होता है ना पूरा, जब वो उसके पूरे सरफेस पे फैला रहता है, वो इग्नियस रॉक के रूप में फैला रहता है। फिर जब हमारी जो लिथोस्फीयर है उसकी जो प्लेट्स है जब वो हिलती हैं तो ये पत्थर आपस में टकराते हैं और ये छोटे छोटे उसमें जो है पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं और ये छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होके जो है सेडिमेंट्री रॉक बनती है। अब वो कैसे बनती है? अब ये नहीं कि वो खुद ब खुद बन जाएगी। जब हवा चलती है और पानी आता है, वो पानी और हवा सबको नीचे लाके एक सरफेस पे एक जगह जम जाता है और वो वहां जमा होते 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 वो रॉक्स के रूप में जो है बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक जिनको हम बोलते हैं। फिर हम अब पढ़ेंगे मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक बेसिकली उन रॉक्स को बोलते हैं जो अपनी शेप को जो है चेंज कर लेते हैं। इसमें थोड़ी समझने वाली बात यह है कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है कहाँ पाई जाती है। जैसे कि हमारी जमीन है, जमीन की जो फर्स्ट हमारी जो अर्थ है उसकी फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। जो
जो उसके बाद जो लावा वाली लेयर होती है, यानी उसके ऊपर एक मिट्टी की लेयर होती है। ये नहीं कि डायरेक्ट हम लावा के ऊपर, ये नहीं है कि अर्थ के बिल्कुल सरफेस के नीचे ही जो हम जिस जगह हम खड़े हैं, जो जिस सरफेस पे, उसके नीचे ही लावा है। इसके नीचे पहले मिट्टी की पूरी एक लेयर होती है, फिर उसके नीचे जो है क्या है, लावा है। तो जब ऊपर से सेडिमेंट्री रॉक जो है, सेडिमेंट्री रॉक की परत पे परत बनती जाती है, तो उस मिट्टी पे क्या पड़ा, प्रेशर पड़ा, और नीचे से लावा की हीट बनती जाती है, हीट लगती जाती है, तो वो ऊपर से प्रेशर लग के, नीचे से हीट लग के क्या बनता है, बीच में मेटामॉर्फिक रॉक बन जाता है, जो कि क्ले वगैरह के रूप में, यहाँ पर क्ले वगैरह के रूप में दिखता है हमें। इसके एक एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों के, मेटामॉर्फिक रॉक। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आटे को ले लीजिए, जो हम रोटी बनाते हैं, आटा कैसा होता है, सेडिमेंट्री, यानी कि चूरा चूरा सा होता है, ऐसे पाउडर के रूप में होता है। जब हम उस पर प्रेशर लगाते हैं, वो क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। और फिर जब हम उस सॉलिड के ऊपर जब आटा हम गूंथते हैं, फिर जब हम उसको बेलते हैं, तो ऊपर से प्रेशर लगाते हैं हम उसको, और फिर हम उसको चूल्हे पे रख देते हैं। तो नीचे से जब हीट लगती है, तो वो क्या होगा कि जो वो एक पाउडर के रूप में था, वो क्या होता है, एक स्लेट के रूप में, एक जो है सॉलिड के रूप में जो है वो बनकर सामने आता है। तो इसी तरह मेटामॉर्फिक रॉक जो है बनते हैं। होप सो कि आप लोगों ने क्लास 7th में ये जरूर पढ़ा होगा। तो चलिए एक दफा हम लोगों ने रिवाइज कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो है मिनरल्स जो है, हम पूरे जो इंटरनेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर है, उसको पढ़ेंगे। तो एशिया, सबसे पहले हम एशिया के बारे में पढ़ते हैं। चाइना एंड इंडिया हैव लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स। चाइना और इंडिया सबसे ज्यादा आयरन ओर डिपॉजिट करते हैं, सबसे ज्यादा नहीं, बड़ी मात्रा में आयरन ओर डिपॉजिट करते हैं। द कॉन्टिनेंट प्रोड्यूस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टिन, यानी पूरे वर्ल्ड में जितना टिन प्रोड्यूस होता है, उसका हाफ जो है हमारा एशियन कॉन्टिनेंट जो है प्रोड्यूस करता है। चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग द वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स। China also leads in production of lead, antimony and tungsten. Asia also has deposit of manganese, bauxite, nickel, zinc and copper. तो होप्सो के बच्चों मैं ऐसे पढ़ देती हूँ, आप लोगों को समझ आ ही रहा होगा। तो हमने एशिया में क्या पढ़ा, हमारे जो इसमें मोटी मोटी बात है वो हमें याद कर लेनी है, और स्पेशली एशिया के बारे में तो हमें याद ही कर लेना है, क्योंकि एशिया, इंडिया जो कहा है वो एशिया में ही है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सारी चीज खासतौर से जो हमारी इंडिया के बारे में आया है, हमें उसको गौर से जो है पढ़ लेना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे यूरोप के बारे में। यूरोप इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड। द कंट्रीज विद लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर आर रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज एंड निकल आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया। तो बच्चों यहाँ पे मैंने कुछ मिनरल्स की फोटो भी लगा दी है, ताकि आप देख सके कि वो सब देखने में कैसे दिखते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा कि यूरोप में जो है वो अग्रणी है, मतलब लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, आयरन ओर का। पूरे वर्ल्ड में जो है वहां पे जो है ज्यादा आयरन ओर निकलता है। और जो कंट्रीज जो कि जहाँ पे आयरन ओर ज्यादा निकलता है वो कौन सी हैं, यूरोपियन कंट्रीज, रशिया है, यूक्रेन है, स्वीडन है, फ्रांस है। तो चलिए इसी तरह आगे पढ़ते हैं। नॉर्थ अमेरिका। द मिनरल डिपॉजिट इन नॉर्थ अमेरिका आर लोकेटेड इन 3 जोन्स। जो मिनरल्स नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं उनको जोन्स में डिवाइड कर दिया है, वो 3 जोन्स में पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट, कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक। जो कैनेडियन रीजन है जो कि ग्रेट लेक के नॉर्थ में। द एप्लेशियन रीजन एंड द माउंट रेंजेस ऑफ द वेस्ट। एप्लेशियन रीजन और जो है वेस्ट के जो माउंट रेंजेस है वहां पर पाया जाता है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर आर माइंड इन द कैनेडियन शील्ड रीजन। ओके बच्चों। कोयल इन द एप्लेशियन रीजन। वेस्टर्न कोर्डिलर्स हैव वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लीड, जिंक, गोल्ड एंड सिल्वर। देखिए ये एक फोटो है, ये ग्रेट लेक की फोटो है जो कि कहाँ है, कैनेडियन रीजन के नॉर्थ में है। अब हम पढ़ेंगे साउथ अमेरिका। Brazil is the largest producer of high grade iron ore in the world। ये बात जो है याद करने के लायक है कि जो ब्राजील जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है हाई ग्रेड आयरन ओर का जो है प्रोड्यूसर है। चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। ब्राजील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन।
हमने क्या पढ़ा था कि जो इंडिया और चाइना में जो है पूरे वर्ल्ड का, वो जो हमारा एशियन कॉन्टिनेंट है, वो पूरे वर्ल्ड में जितना टिन प्रोड्यूस होता है उसका हाफ जो है टिन हमारे एशियन कॉन्टिनेंट में प्रोड्यूस होता है। तो ब्राजील एंड बोलिविया आर अमंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टिन। साउथ अमेरिका आल्सो हैज लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, asbestos and diamond. Mineral oil is found in Venezuela, Argentina, Chile, Peru and चिली होगा बच्चों ये, आई थिंक पेरू एंड कोलंबिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें जो आप लोगों को इसमें जो मोटा मोटी बात है कि कहाँ पर सबसे ज्यादा, जैसे ये ब्राजील इज द लार्ज, ये सारी बातें जो है याद करने के लायक है। इसको जो है अभी हम सिर्फ ऐसे पढ़े, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, बड़े एग्जाम्स देंगे, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगी। अब हम पढ़ेंगे अफ्रीका। अफ्रीका इज रिच इन मिनरल्स रिसोर्सेज। अफ्रीका में जो है बहुत ज्यादा रिच है वो मिनरल रिसोर्सेज में। इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ डायमंड, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। South Africa, Zimbabwe and Zaire produce a large portion of the world's gold. The other minerals found in Africa are copper, iron ore, chromium, uranium, cobalt and bauxite. Oil is found in Nigeria, Libya and Angola. Australia is the largest producer of bauxite in the world. ये सारी चीजें, जैसे हमने अफ्रीका के बारे में क्या पढ़ा, it is the world's largest producer of diamond, gold and platinum. इसी तरह ऑस्ट्रेलिया is the largest producer of bauxite in the world. It is a leading producer of gold, diamond, iron ore, tin and nickel. It is also rich in copper, lead, zinc and manganese, Kalgoorlie and Coalgordie. Areas of Western Australia have the largest deposit of gold. अभी हमारे पास अंटार्कटिका। The geology of Antarctica is sufficiently well known to predict the existence of a variety of minerals deposit. जो अंटार्कटिका की जियोलॉजी है, जो वहाँ का भूवैज्ञानिक जो इन्वायरमेंट है, भूवैज्ञानिक जो स्थिति है वहाँ की, वो उसके बारे में अनुमान लगाया जाता है, पूर्वानुमान के वहाँ पर जो है डिफरेंट टाइप के जो है मिनरल्स वहाँ से निकाले जाएंगे जो है फ्यूचर में। सम प्रोबेबली लार्ज, और कुछ जो है काफी लार्ज एरियाज है। Significant size of deposits of coal in the Transantarctic Mountains and iron near the Prince Charles Mountains of East Antarctica is forecasted. जो वहाँ पर significant मतलब काफी कहते हैं हम इत्मीनान के लायक, काफी बड़े जो है, काफी बड़े बड़े साइज के जो है कोयल निकलने की वहाँ संभावना है अंटार्कटिका माउंटेन्स के पास, और आयरन्स जो है वहां निकलने की संभावना है प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स में, जो कि अंटार्कटिका के ईस्ट में है, वहां पर आयरन निकलने की काफी संभावनाएं हैं। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल आर आल्सो प्रेजेंट इन कमर्शियल क्वांटिटीज। आयरन और गोल्ड, सिल्वर एंड ऑयल जो है वहां पर जो व्यवसायिक मात्रा के लिहाज से जो है वहां पर अच्छे खासे जो है वहां पे प्रेजेंट है। तो अंटार्कटिका के बारे में अनुमान लगाया जाता है वहां की जियोलॉजी को देख के कि वहां पर जो है डिफरेंट टाइप के मिनरल्स वहां पर जो है फ्यूचर में निकाले जा सकेंगे। तो चलिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स पढ़ा, एब्स्ट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स पढ़ा, टाइप्स ऑफ मिनरल्स पढ़े, मिनरल्स के बारे में पढ़ा। अब हम यूजेस ऑफ मिनरल्स पढ़ेंगे। Minerals are used in many industries. Minerals which are used for gems are usually hard. कि मिनरल्स जो है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जो कि और जो मिनरल्स जो है जेम्स यानी जवाहरात, हीरे जवाहरात वाले जो मिनरल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आमतौर से हार्ड होते हैं। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल फॉर ज्वेलरीज। फिर जो है उनको क्या किया जाता है, डिफरेंट टाइप की जो है ज्वेलरीज बनाने के लिए उनको डिफरेंट वेज में जो है सेट किया जाता है। Copper is another metal used in everything from coins to pipes. Silicon used in the computer industry is obtained from quartz. जो सिलिकॉन है वो कंप्यूटर इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, जो कि क्वार्ट्ज से निकाला जाता है। क्वार्ट्ज एक चमकीला पत्थर होता है बच्चों, ये जो है ये क्वार्ट्ज की ही फोटो है। ओके, एल्युमिनियम obtained from its ore bauxite is used in automobiles and airplanes, boating industries, building and even in kitchen cookware.
एल्युमिनियम जो है वो बॉक्साइट से निकाला जाता है, और ये तमाम तरह की जो गाड़ियां बनाने में जो यूज होता है, एरोप्लेन्स, बोटिंग इंडस्ट्रीज, बिल्डिंग्स, यहाँ तक कि किचन में भी जो हम बर्तन यूज करते हैं जैसे कि कुकर है, ये भी एल्युमिनियम का ही होता है। जितने मजबूत बर्तन होते हैं ये सारे जो है एल्युमिनियम से बनाए जाते हैं। एल्युमिनियम यूज होता है, कार्स वगैरह बनाने के लिए भी एल्युमिनियम यूज होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। हम लोगों ने सारी चीजों के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ा, वाटर के, सोयल के, सारी चीजों के। अब हम मिनरल्स के कंजर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं। ये एक जो है मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ये एक नॉन रिन्यूएबल है, तो ये नेचुरल में नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। ये इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर फॉर द फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स बनने में जो है थाउजेंड्स ईयर लग सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बनने में जो है थाउजेंड्स ईयर लग सकते हैं, जो कि ह्यूमन लाइफ स्पैन से बहुत ज्यादा है। द रेट ऑफ फॉर्मेशन इज मच स्मॉलर देन द रेट एट विच द ह्यूमंस है बच्चों ये कंज्यूम दिस मिनरल, कि जो इनका फॉर्मेशन जो रेट ऑफ फॉर्मेशन उनका वो बहुत कम है उस रेट से जितना ह्यूमंस जो है यूज करते हैं। It is necessary to reduce wastage in the process of mining. इनके कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि जब माइनिंग करते हुए जो इसके जो वेस्टेज होती है, जो ये बर्बाद होते हैं, इसके उसको कम किया जाए, उसकी जो है उसमें कमी की जाए। रिसाइकलिंग ऑफ मेटल्स इज अनदर वे इन विच द मिनरल्स रिसोर्स कैन बी कंजर्व। रिसाइकलिंग करके मेटल्स के जो है मिनरल्स को जो है कंजर्व किया जा सकता है। तो होप सो कि बच्चों आप लोगों को कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स जो है समझ में आ गया होगा। बेसिकली मिनरल्स को कंजर्व करना जो है ये गवर्नमेंट के लिए जो है नेसेसरी होता है। ये हमारे और आपके पास तो नहीं होता, नहीं हम और आप आम लोग जो है इसको निकाल सकते हैं। जो भी मतलब जो भी माइनिंग वगैरह होती है ये जो है नेशनल लेवल पर होती है, इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। कुछ लोग ट्राइबल जो लोग होते हैं, जो लोग ट्राइब्स में जो डिवाइड होते हैं, उनकी अपनी माइनिंग होती है, तो चलिए वो अलग बात है। तो चलिए होप्स कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और जो है हमारे चैनल पर अगर आप न्यू है तो लर्न साइंस को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।